विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम में राजस्थान का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज हम राजस्थान में कृषि और प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान में भी जो खेती है वो मानसून का जुआ है, क्योंकि मानसून अनियमित है, अनिश्चित है, असमान है, अरूपता लिए हुए है, तो यह यहाँ की खेती को भी प्रभावित करता है। राजस्थान में कृषि क्षेत्रफल जो हमारे देश का है वो 10% के करीब है, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ जान लें कि पूरे देश में लगभग 78% जनसंख्या खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है, यानी खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं। हमारे राज्य का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,00,000 हेक्टेयर है और जो शुष्क क्षेत्र हमारा उत्तरी पश्चिमी भाग है वो 61, कुल क्षेत्रफल का 61% है। मरुस्थलीय है, अर्धमरुस्थलीय है, पूरी तरह से वर्षा के ऊपर निर्भर है। राज्य का दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वो कुल क्षेत्रफल का तो 39% है, उपजाऊ है, बारिश होती है वहाँ काफ़ी, मिट्टी काली या बलुई दोमट है, उपजाऊ है। कुल क्षेत्र का 65% है। अगर उत्पादन की देखें, कृषि की फसलों के बारे में देखें तो राजस्थान राज्य में देश का 9% गेहूं पैदा होता है, लगभग 26% जौ, 41% मूंगफली, करीब 7% चना। धनिया तो पूरे देश का देखें तो हम 40 से 50% हमारे राज्य में ही होता है। मेथी 70 से 80%, जीरा 40 से 50%, ईसबगोल 80%, सौंफ 10 से 15%। इस तरह तिलहन, कपास, धनिया, जीरा, मिर्च, बाजरा, मोठ, सरसों, मेथी के मामले में हमारा राज्य पहला स्थान रखता है। अगर जोतों की संख्या देखें तो राज्य में जो बड़ी जोतें हैं उनकी संख्या 4,28,000, छोटी जोतें 13,21,000 और जो सीमांत जोतें हैं वे हैं 20,73,000, यानी करीब 21 लाख हो गई। मध्यम जोतें 11 लाख। तो इस प्रकार से छोटी जोतें यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि सीमांत कृषि ज़्यादा की जाती है। कुल फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 30% जो है उसमें से सिंचित है, यानी किसी भी तरीके से उसमें सिंचाई कर ली जाती है और कुल जो बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 1/3 सिंचित है। इस प्रकार से सिंचाई की सुविधाएं भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, हालांकि उनके कारण से जल का स्तर गिरता जा रहा है और इसके कारण से डार्क जोन में हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। डार्क जोन से तात्पर्य है कि पानी के मामले में, यानी भूजल की बात हो रही है, संकट आने वाला है। राजस्थान तिलहन में, बाजरे में, मोठ, सरसों, मेथी, कपास, धनिया, जीरा, मिर्च, इसके मामले में तो आगे है। मोटे अनाजों में भी चना, दलहन, सोयाबीन, इनमें इसका दूसरा स्थान आता है। दूध के उत्पादन में चौथे नंबर पर है, लेकिन फलों और सब्जियों के मामले में बहुत नीचे है। फल और सब्जी यहाँ ज़्यादा नहीं होती। अब अगर यहाँ की कृषि की विशेषताएं देखें, महत्व देखें, तो
एक तो है कि ये मानसून पर आधारित है खेती, इसकी पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड करती है। दूसरा है कि खाद्यान्न फसलें यहाँ पर ज़्यादा होंगी, नकदी फसलों की बनिस्पत यहाँ पर खाद्यान्न फसलों पर, क्योंकि मेनली अपना भरण पोषण करने के लिए खेती की जाती है, किसी व्यापार के लिए नहीं की जाती। और खाद्य फसलों का भी क्षेत्रफल यदा कदा घटने के क्रम में आ जाता है। मिश्रित खेती की जाती है, मिश्रित कृषि होती है, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन भी किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। फिर आती है शुष्क कृषि। तो मानसून की वर्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल है जो निर्भर करता है अपनी खेती बाड़ी के मामले में। सिंचाई की सुविधाएं सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है। जीविकोपार्जन का आधार है, अगली इसी विशेषता है कि जीविकोपार्जन का मतलब है राज्य की जो 70% जनसंख्या है वो इसी से अपना जीविकोपार्जन करती है और यही उसकी आय का आधार है। 80% लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। अब आता है कि सिंचाई के साधनों में कमी। अगली जो खासियत है, सिंचाई के साधन यहाँ पर कम है, पानी की उपलब्धता ही कम है। बहुत कम इलाके में नहरों द्वारा लगभग 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर, तालाबों के द्वारा 8 लाख हेक्टेयर पर और कुएं और ट्यूबवेल से लगभग 50 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। लेकिन ये क्षेत्रफल भी घटता रहता है क्योंकि अब धीरे धीरे पूरा राज्य डार्क जोन में तब्दील होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। जो भी उपलब्ध हमारे सोर्स थे वो सब हम खत्म करते जा रहे हैं। अगली इसकी विशेषता है कि उर्वरकों के उपयोग में कमी। उर्वरक यहाँ कम इस्तेमाल हो रहे हैं, अब खपत कम होती जा रही है, कारण कि किसान उसको खरीदने के सक्षम नहीं रहा। वो इतना निवेश अब खेती में कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिए रिटर्न्स यानी कि वापसी इतनी ज़्यादा नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है उसके लिए। अगली विशेषता है मानव श्रम का आधिक्य, यानी कि मानव श्रम पर डिपेंड होकर के काम होता है। मशीनों का यहाँ पर कम उपयोग होता है क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि उसी की मदद से खेतीबाड़ी की जाती है और मशीनों से काम कम होता है। मशीनें महंगी भी आती हैं, चाहे ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, हार्वेस्टर। ये हालांकि ऋण लेकर के लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या, जो श्रमिक हैं, वो घर में ही इतने उपलब्ध हो जाते हैं कि ये महंगी मशीन है और उसके लिए डीजल भी चाहिए, उसके लिए किस्तें उसकी भरनी होती हैं, इन सब से दूर रह करके। अब है फसलें मौसम के स्वरूप में। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें। यहाँ पर 90% जो क्षेत्र में तो बारहनी फसलें ही बोई जाती हैं। वो पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर करती हैं और बारिश की मात्रा भी आप जानते हैं कि एक रूपता लिए हुए है नहीं। कभी मानसून पहले आ जाता है, कभी देर से, कभी आता भी नहीं है कई बार। फिर आता है राज्य में जोतों का आकार। तो कुल जोतें जोड़ना हुई आंकड़े मोटे मोटे वो 60 लाख के करीब, और जो सीमांत जोतें हैं यानी कि 1 से कम हेक्टेयर, तो वो 20 लाख यानी 21 लाख के करीब, यानी करीब 1/3 तो इसी प्रकार की हैं। और 1 से 2 छोटी जोतें जिसको कहते हैं 1 से 2 हेक्टेयर की, उनकी संख्या 13,21,000। और इसी प्रकार से, और जो बड़ी जोतें हैं 10 हेक्टेयर से ऊपर, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 4,28,000 के करीब।
दूसरे राज्यों में जोतों का आकार और भी ज़्यादा छोटा है। स्थिति जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जो जोत हैं वो छोटी होती जा रही है समय के साथ। फिर आता है कृषि का महत्व। तो कृषि का महत्व पहले भी हालांकि कई बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट किया हमने। एक तो राज्य के जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसका प्रमुख स्रोत ये है। दूसरा है राज्य की लगभग 78% जनसंख्या का जीविकोपार्जन इससे होता है। तीसरा है रोजगार का आधार है ये। चौथा है कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। आप जानते हैं जैसे कपड़ा, चीनी, तेल, दलहन, बीड़ी, ईसबगोल, ग्वारगम, जोजोबा, गुड़, मशरूम, कीनू, आटा, सूजी, मैदा, बेसन, साबुन, पेंट्स, शोरा, बियर, फल उत्पादन, रेशा, ये सभी वो खाद्यान्नों की पूर्ति और आत्मनिर्भरता इसी से आती है। आय का प्रमुख स्रोत हमारे यहाँ पर खेती ही है। सेवा के क्षेत्र से रोजगार बहुत कम मिल पाते हैं। परिवहन, व्यापार और संचार इनका महत्व है। कृषि के ऊपर आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास इससे होता है। सामाजिक और आर्थिक महत्व इसका है। इसी के आधार पर हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। फसल की कटाई और फसल के पकने पर नई उमंग और आनंद का संचार होता है। इसीलिए खरीफ की फसल की प्राप्ति के आनंद में हम दीपावली और रबी की फसल की प्राप्ति के आनंद में होली धूमधाम से मनाते हैं। रबी की फसल मिलने के बाद जो किसान है वो विवाह, संबंध, टीका, सवामणि, भोज, तीर्थाटन, भ्रमण, पदयात्रा इन सब कामों को करता है। आर्थिक दृष्टि से फसल के उत्पादन से जो भी आय होती है वही उसके जीवन का आधार है, उसकी अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसलिए वो सारे सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी उसी के माध्यम से निर्वाह करता है। इसका राजनीतिक महत्व भी है। सभी दल चाहते हैं कि कृषक उसके प्रभाव में रहें। इसी प्रकार से मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र का विकास इसके कारण से होता है। कई मंडी प्रांगणों का विकास हुआ है। श्री गंगानगर में 1924 तक छोटा सा गांव था, ये नाम था रामनगर। लेकिन गंग नहर के अवतरण से राजस्थान नहर, जो आजकल तो इसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, इस मरुस्थली भाग में पदार्पण और भाखड़ा की नहरों के जाल से आज ये उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि मंडी के रूप में उभर के आई है। यहाँ से कपास, गेहूँ, चना, जौ, किन्नू, माल्टा, गन्ना आदि फसलें ये पूरे देश के कोने कोने में भेजी जाती हैं। अब देखिए रायसिंह नगर, लूणकरणसर, हनुमानगढ़, शार्दुलपुर, संगरिया, नोहर, भादरा आदि में बहुत सारी मंडियाँ बन गई हैं। दक्षिण राजस्थान में देखें तो रामगंज मंडी, भवानी मंडी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, केशोराय पाटन ये बड़ी बड़ी मंडियां हैं।
राजस्थान की अन्य मंडियां देखें तो खेड़ली, खैरथल, किशनगढ़, बास, केकड़ी, ब्यावर, सवाई माधोपुर, गंगापुर, लालसोट, यहाँ की मंडियां भी बहुत महत्व को दर्शाती हैं। इन्हीं मंडियों की आय से वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड बैंक आदि की सहायता से राज्य के कई गांव और मंडी प्रांगण तक सड़कों का जाल बिछाया गया। कारोबार के लिए बहुत सारे बैंकों की शाखाएं, बीमा निगमें मंडी क्षेत्र में स्थापित हो गए हैं। किसानों में जीवन बीमा और अन्य फसल बीमा बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। तो इस तरह से कृषि का तो विकास हो रहा है, राज्य का भी विकास इस माध्यम से हो रहा है। और अंत में देखते हैं कि इससे पशुधन का भी विकास होता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पशु के खेती नहीं होती, न बुवाई, न निराई, न फसल निकलेगी, न खाद डलेगा। और बिना खेती पशुओं को चारा और पानी कहाँ से मिलेगा? दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। खेती के कारण ही आज जो घरेलू पालतू पशु हैं, संकर नस्ल के पशु हैं, अत्यधिक दूध और मांस देने वाले पशु हैं, उनका विकास हुआ है। और आप देखेंगे कि आजकल तो गांव ढाणियों में कुक्कुटशाला है, कुक्कुटशालाओं का भी विकास हो रहा है। तो इस तरह से इन पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव खेती का पड़ता है।